Typhoid is also known as the enteric fever. It is caused by Salmonella typhi bacteria and it is an acute systemic illness. Acute मतलब अचानक होता है, systemic मतलब आपके पूरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है. So typhoid or the enteric fever, it is caused by Salmonella typhi and it is an acute systemic illness. नाउ हम तो पैथोलॉजी, एक बार अगर पैथोलॉजी समझ ली कि बैक्टीरिया अंदर कैसे जाता है और क्या करता है, कहाँ मल्टीप्लाई करता है, सो क्लिनिकल फीचर समझना बहुत इजी होगा. सो पैथोलॉजी में द रूट ऑफ इन्फेक्शन इज ओरल, ओरली जाता है एंड इट इज थ्रू द कंटामिनेशन ऑफ द फूड. आपके फूड के कंटामिनेशन से जाएगा, आइदर थ्रू खाना, पानी, दूध, आइसक्रीम और एनी अदर एडेबल मटेरियल. सो रूट ऑफ इन्फेक्शन इज ओरल, fecal contamination of water, food, milk or any other drinks, and flies act as a vector. Flies इस पे एक vector का काम कर सकता है. तो फर्स्ट जैसे ही Salmonella typhi आपके बॉडी में आया तो फर्स्ट इट इन्फेक्ट्स द पियर पेचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में जाएगा एंड सबसे फर्स्ट पॉइंट पियर पैचेस, वहां पर ये मल्टीप्लाई करेगा बट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज. जब ये फर्स्ट टाइम एंटर करता है पियर पैचेस में मल्टीप्लाई करेगा बट डू नॉट डैमेज योर इंटेस्टाइन, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे. देन इट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में जाएगा बट इस स्टेज को अभी हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियमिया. मींस 2-3 दिन के अंदर अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे बट हाँ स्टिल आपके साल्मोनेला बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ चुके हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियमिया. फॉलोड बाय उसमें से कुछ जो वायबल बैक्टीरिया होते हैं, दे अगेन एंटर इनटू द इंटेस्टाइन. ब्लड के थ्रू वापस वो री एंटर करेंगे इंटेस्टाइन में, लोकलाइज्ड इन लिम्फाइड टिश्यू, वहां के सारे लिम्फाइड टिश्यूज में लोकलाइज्ड होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड नाउ कॉजेस सिम्टम्स. अब यहाँ पर पहले हफ्ते तक होते होते आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. सो फर्स्टली डे 1 डे 2 पर जब आपके कंटामिनेशन हुआ, आपके बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में गए, आपके पियर पैचेस में मल्टीप्लाई किए, आपके वहां से ब्लड स्ट्रीम में गए बट नो सिम्टम्स. दैट्स व्हाई दिस फेज इज नोन एज एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियमिया. अगेन दे एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, सम ऑफ द वायबल बैक्टीरिया, again they multiply in the lymphoid tissues and now they causes infection. यहाँ से पेशेंट को फीवर आना शुरू होगा और यहाँ तक होते होते पेशेंट का फर्स्ट वीक हो जाता है. So now in the lymphoid tissue they again multiplies in the Pierre patches. अब वहां से this is known as persistent bacteremia, क्योंकि अब यहाँ से लगातार बैक्टीरिया ग्रो करते चले जा रहे हैं और अब आपको सिम्टम्स क्रिएट करने लगे हैं. तो आफ्टर फर्स्ट वीक इसी को हम बोलते हैं persistent bacteremia. वहां से सम ऑफ द बैक्टीरिया एंटर इनटू योर ऑर्गन्स, आपके दूसरे ऑर्गन्स में जा सकते हैं विच इज नोन एज सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन. इसलिए सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन रहेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टाइफाइड इज कि बैक्टीरिया लोकलाइज इन योर गॉल ब्लैडर. ये गॉल ब्लैडर में लोकलाइज होंगे हाँ, बट डू नॉट कॉज कॉलिसिस्टाइटिस. कॉलिसिस्टाइटिस कभी नहीं कराएंगे बट दिस पेशेंट बिहेविंग एज अ कैरियर, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमेशा आपके गॉल ब्लैडर में रह के आप ही के लिए कैरियर का काम करते रहेंगे. सो localized in the gallbladder but do not cause cholecystitis but behaving as a carrier, excreted through the bile and intestine. bile से होते intestine में हमेशा excrete होंगे और stool में से पास होते रहेंगे. एंड जो बैक्टीरिया पियर पैचेस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दे मे कॉज अल्सरेशंस. आपके यहाँ पर ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल म्यूकोसा ऑफ योर इंटेस्टाइन, इसमें से सब कुछ ऐसे यहाँ से अल्सर्स बनना शुरू हो जाएगा एंड अल्सर्स में परफोरेट. सो पियर पैचेस में मतलब इंटेस्टाइन में दे मे कॉज अल्सरेशंस, दे मे कॉज ब्लीडिंग और दे मे कॉज परफोरेशन. तो यहाँ से ये वाले सिम्टम्स भी प्रॉब्लम कर सकते हैं. नाउ सिम्टम्स कि सिम्टम्स क्या रहेंगे. तो सिम्टम्स एज आई नो से कि अलग अलग वीक में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी अलग अलग होते हैं. तो इन द फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में आपका सबसे पहले मेन सिम्टम होगा फीवर. फीवर हाई ग्रेड जो कि 38.5 से 40.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इट इज रेमिनेंट एंड इट मे बी एसोसिएटेड विथ मींस प्लस माइनस चिल्स, मतलब ठंड लग के बुखार भी आ सकता है और नहीं आ सकता है. सो फर्स्ट वीक में मेन सिम्टम्स रहेंगे फीवर, हेडेक, मलाइज, फटीग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. पेट दुखेगा, पेट में स्पाज्मोडिक पेन, माइट बी लूज मोशंस, माइट बी कॉन्स्टिपेशन, माइट बी डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन. सो फर्स्ट वीक में जो सिम्टम्स आएंगे दैट इज फीवर, हेडेक, मलाइज, फटीग एंड द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. एंड द फीवर, जो फीवर यहाँ होता है उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है स्टेप लैडर पैटर्न. डे बाय डे फीवर आपका बढ़ता चला जाएगा.
So step ladder pattern is the word specific for typhoid fever. Abdominal discomfort, severe headache, and by the end of first week रोज स्पॉट्स आते हैं आपके ट्रंक पर, जो कि नॉर्मली अननोटिस रहते हैं बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे 2 to 4 mm के स्पॉट्स होते हैं विच आर रेड इन कलर एंड विच ब्लांचेस ऑन प्रेशर. सो बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज इट मे रिमेन अननोटिस्ड, बट फर्स्ट वीक के एंड तक रोज स्पॉट्स आएंगे. ये सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन. एंड इसमें जो वर्ड दो यूज होते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है विच इज नोन एज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया. ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड के लिए, यहाँ अगेन टाइफाइड के लिए एक वर्ड होता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, जो टर्म सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड के लिए होता है. सो व्हाट इज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया? कि नॉर्मली जब फीवर आता है तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पर 10 से आपकी पल्स बढ़ती है. सपोज कि मेरा टेम्परेचर 98 है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो मेरी पल्स 80 है. अगर मेरा टेम्परेचर 98 से 99 हुआ तो मेरी पल्स 80 से 90 हो सकती है. फीवर 99 से 100 हुआ तो मेरी पल्स 90 से 100 हो सकती है. मींस एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर मे कॉज 10 इंक्रीज इन द पल्स, कि 80 to 90, 90 to 100. और ये एक नॉर्मल कॉमन पैटर्न है कि टेम्परेचर बढ़ने से पल्स बढ़ती है, दैट इज टैकीकार्डिया होता है. बट इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर, जितना फीवर बढ़ता जाएगा उतनी आपकी पल्स कम होती चली जाती है. सो दैट इट इज नोन एज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया. और ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड के लिए यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता. सो टाइफाइड में आपको मैंने स्टेप लैडर पैटर्न बोला, रोज स्पॉट्स बोले, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड की वर्ड बताया आपको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया. फोर्थ इज ल्यूकोपीनिया. ये और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है आपके WBC काउंट्स बढ़ते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस. बट टाइफाइड फीवर एक ऐसा फीवर है जहां WBC काउंट्स कम होते हैं. तो ल्यूकोपीनिया एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ये दो वर्ड्स फीवर के साथ हैं लेकिन अपोजिट चलते हैं इन केस ऑफ टाइफाइड. नाउ इफ अनट्रीटेड, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो 7 to 10 डेज में स्प्लीन पाल्पेबल हो जाती है, दैट इज स्प्लीनोमेगाली मिलने लगती है. तो क्लिनिकली हम लोग को स्प्लीन पाल्पेबल मिलेगी. एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक, तीसरे हफ्ते तक आते आते अगेन हाई ग्रेड फीवर तो कंटिन्यू है क्योंकि फीवर गोज ऑन इंक्रीजिंग, हेडेक गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसके साथ दूसरे एसोसिएटेड ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक मेनिंजाइटिस हो सकता है, नेक स्टिफनेस आ सकती है, लंग्स में निमोनिया हो सकता है, गॉल ब्लैडर में ऑलरेडी कैरियर का काम कर रहा है. अब ये इन्फेक्शन आपके बोन्स में जा सकता है, आपके जॉइंट्स में जा सकता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ब्रेन में जा सकता है. तो अगर ये ब्रेन में जाएगा तो इट कॉजेज मेंटल सिम्टम्स, स्पेशली डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डायलेरियम, कंफ्यूजन, कोमा. एंड अगर ये पेशेंट कोमा में गया तो इसको बोलते हैं एंट्रिक एन्सेफलोपैथी. सो ये फीवर दिमाग पर भी चढ़ता है, दैट इज नोन एज पेशेंट कोमा में जा सकता है. एंड इफ गिवन, अगर हमने ट्रीटमेंट दे भी दिया तो 5% ट्रीटेबल पेशेंट्स भी कैरियर का काम कर सकते हैं. अगर आपने एंटीबायोटिक प्रॉपर नहीं दिए तो सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे बट वो पेशेंट कैरियर की तरह बिहेव करता रहेगा. नाउ कम द इन्वेस्टिगेशन. एज आई से कि हर वीक के इन्वेस्टिगेशंस अलग होते हैं. अगर पेशेंट आपके पास फर्स्ट वीक में सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले सीवीपी तो कराते ही हैं. और सीवीपी यहाँ मैंने अगेन बोला है, यहाँ आपको दो वर्ड्स मिलने वाले हैं, ल्यूकोपीनिया, आपके WBC काउंट कम मिलेंगे, एंड अनीमिया. अनीमिया मिल सकता है बिकॉज क्योंकि इंटेस्टाइन से अल्सरेशंस के साथ ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं. सो फर्स्ट वीक में जब सीवीपी कराएंगे तो ल्यूकोपीनिया और अनीमिया मिलना ही है. एंड नेक्स्ट इज ब्लड कल्चर, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन है तो ब्लड कल्चर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा. तो अगर पेशेंट आपके पास फर्स्ट वीक में आया तो आप ब्लड कल्चर कराओगे, बट अगर पेशेंट आपका सेकेंड वीक में आया तो ऑब्वियसली सीवीपी तो सेम फाइंडिंग्स मिलेगी, ब्लड कल्चर सेम मिलेगा, बट यहाँ हमको मिलने लगेगा विडाल टेस्ट पॉजिटिव, जो कि स्पेशली होता है टाइफाइड के लिए. बट याद रखना यहाँ पर राइजिंग टाइटर इज डायग्नोस्टिक. नॉर्मली लैब वाले क्या करते हैं, साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला पैराटाइफी, इनको इंक्रीजिंग टाइटर में हम लोग टेस्ट ट्यूब्स में टेस्ट लगाते हैं. 1:40, 1:80, 1:160, 1:320. और नॉर्मली किसी एक में भी प्लस प्लस अगर आ गया तो वो लिख देते हैं टाइफाइड पॉजिटिव. नो, नॉट एट ऑल. राइजिंग टाइटर, यहाँ पर राइजिंग टाइटर में टेस्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए, तब हम बोलते हैं टाइफाइड पॉजिटिव. So Vidal test, and Vidal test is positive in second week. फर्स्ट वीक में विडाल नेगेटिव आएगा. थर्ड वीक में अगर पेशेंट आपके पास आया है तो ऑब्वियसली सीवीपी के सेम फाइंडिंग्स मिलेंगी, विडाल भी आप पॉजिटिव ही मिलेगा, ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव मिलेगा. बट थर्ड वीक्स में आते आते आपको स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर भी पॉजिटिव मिलने लगेगा. सो दीज ऑल आर MCQs कि स्टूल कल्चर
और यूरिन कल्चर 3rd वीक में पॉजिटिव मिलेगा, आपका विडाल टेस्ट 2nd वीक में पॉजिटिव मिलेगा, ब्लड कल्चर 1st वीक से पॉजिटिव मिलने लगेगा। नाउ द ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट, बिकॉज क्योंकि इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है इसलिए आपको बहुत हैवी डाइट नहीं खाना है जिसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, बिकॉज इंटेस्टाइन में अल्सर्स बनने के चांसेस अभी हैं, तो बहुत सॉफ्ट डाइट, इजीली डाइजेस्टेबल डाइट। एंड द मेन इंपॉर्टेंट इज एंटीबायोटिक, बट एंटीबायोटिक्स यहाँ पर होता है नॉर्मली इन्फेक्शन में हम लोग 5-7 दिन के एंटीबायोटिक देते हैं, टाइफाइड में हम 14 दिन के एंटीबायोटिक्स देते हैं, सो दैट कि ये पूरा पियर पैचेस से, गॉल ब्लैडर से, हर जगह से बैक्टीरिया को खत्म कर दे। तो बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है डाइट एंड द डेज ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि यहाँ पर एंटीबायोटिक लंबे समय तक चलती है। The choice of antibiotic may be fluoroquinolones, जिसमें कि आपकी ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन ये हो सकता है, अमोक्सिसिलिन दे सकते हो, सेफ्लोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू एंड योर पेशेंट चॉइस, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। और अगर इनसे अगर ट्रीटेबल नहीं हो रहा है तो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाती है जो बता देता है कि कौन सी एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है। सो इसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड कॉम्प्लिकेशंस की कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन इट इज इंटेस्टिनल टाइप और एज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल टाइप। इंटेस्टाइन में अल्सर्स करा सकता है, ब्लीडिंग करा सकता है, परफोरेशन करा सकता है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, दैट इज नोन एज पैरालिटिक इलियस। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल की बात करूं तो ये आपके ब्रेन में जा सकता है, दैट इज मेनिंजाइटिस करा सकता है, कोमा में डाल सकता है, आपके लंग में इन्फेक्शन करा सकता है, निमोनिया, जॉइंट इन्फेक्शन करा सकता है, बोन इन्फेक्शन करा सकता है, और मायोकार्डाइटिस, हार्ट का इन्फ्लेमेशन करा सकता है, कोमा में जाएगा तो एन्सेफेलोपैथी कराएगा। सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एंड इंटेस्टिनल। नाउ कम्स टू द प्रिवेंशन, क्योंकि अगर किसी एक को इन्फेक्शन हुआ है, कई बार कई एरिया में टाइफाइड एंडेमिक होता है कि सब पूरे एरिया में होता है, उस केस में वी हैव द इम्यूनाइजेशंस, हम लोग के पास एंटीबॉडीज इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम स्पेशली हाउस होल्ड कॉन्टेक्स्ट में या एंडेमिक एरियाज में पूरे में पेशेंट को लगा देते हैं प्रिवेंट करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द कैरियर स्टेट, अगर कोई पेशेंट है जिसको हर 6 महीने में, हर 1 साल में टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, ईच एंड एवरी टाइम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, सो ट्रीटमेंट ऑफ द कैरियर स्टेट, तो पहले तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, यानी ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स, लेकिन उसको 4 वीक्स तक कंटिन्यू करते हैं, दैट मींस 1 मंथ तक देते हैं। एंड स्पाइट अगर इसके बाद भी वो बार बार पॉजिटिव आ रहा है या रिकरेंट हो रहा है, देन कॉलीसिस्टेक्टोमी, उसका गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, क्योंकि उसी के गॉल ब्लैडर के अंदर बैक्टीरियाज रह रहे हैं। सो टाइफाइड के लिए 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फीवर स्टेप लैडर पैटर्न में आता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलता है, ल्यूकोपीनिया मिलता है, दैट मींस WBC काउंट कम मिलता है, कैरियर इसका गॉल ब्लैडर होता है, और अगर कैरियर का ट्रीटमेंट करना है तो कॉलीसिस्टेक्टोमी इसकी चॉइस होती है सर्जरी की। थैंक यू।